नमस्कार, स्वागत आपका अनादि टीवी में। मैं हूं आपके साथ पारुल। किसी भी समाज की सभ्यता का पैमाना ये होता है कि उसमें महिलाओं का कितना आदर और सम्मान होता है। बात देश के परिप्रेक्ष्य में की जाए तो यहाँ यत नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता हमारा ध्येय वाक्य है, यानी कि नारी को पूजने की परंपरा रही है। हो भी क्यों ना, वो माँ, बहन, बेटी और दूसरे रूपों में देवी का ही तो स्वरूप है। लेकिन शर्मनाक बात यह है कि उसी देश में शांति के टापू कहे जाने वाले मध्य प्रदेश में हमारी नारी की अस्मिता बचाने में नाकाम रहे हैं। ये हम नहीं कहते, महिलाओं पर लगातार हो रहे अपराध और उनके आंकड़े चीख चीख कर बता रहे हैं। भले ही चीख हमारे गूंगे, बहरे और नकारा सिस्टम तक ना पहुंचे, बच्चियों से दुष्कर्म पर फांसी जैसा कड़ा कानून बनाने के बाद भी एमपी में महिलाओं पर क्यों नहीं रुक रहे अपराध? क्यों बढ़ रहा है दिनों दिन इनका ग्राफ? क्या है महिला अपराधों पर ताजा हालात और कैसे ये बुरे हालात काबू पर आएंगे? इन्हीं तमाम सवालों पर आज उस कार्यक्रम में हम बात करेंगे। आप देखते रहिए अनादि टीवी। मध्य प्रदेश में महिलाएं या बच्चियां कितनी सुरक्षित हैं, इस बात का दावा करने वाले सरकारी हुक्मरान और नेताओं के बयान तो हमने सुने हैं, लेकिन हकीकत में महिला अपराधों में रोकथाम तो दूर, इनमें तेज बढ़त दर्ज की जा रही है। साल 2020 में प्रतिदिन 137 महिलाओं के साथ कोई ना कोई अपराध हुआ है। महिला की बात अगर हम कर रहे हैं तो मध्य प्रदेश पुलिस रिकॉर्ड के आंकड़े ये भयावह तस्वीर पेश कर रहे हैं, जिसमें साल भर में महिलाओं के साथ अलग अलग अपराधों में करीब 49,823 मामले दर्ज किए गए हैं। करीब 50,000 आप मान लीजिए। महिला अपराधों के मामले में मध्य प्रदेश देश की राजधानी बनने की राह पर है। तमाम दावों और प्रयासों के बावजूद भी ये कलंक मध्य प्रदेश के माथे से हट नहीं रहा। हालात ये है कि कोविड-19 यानी कोरोना काल के दौरान भी लगाए गए लॉकडाउन में भी प्रदेश में महिला अपराध में कमी नहीं आई। मध्य प्रदेश पुलिस की ओर से हर माह जारी किए जाने वाले रिपोर्ट में कुछ ऐसे आंकड़े निकलकर सामने आए हैं जिन्हें सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। मध्य प्रदेश पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक पिछले 12 महीने में ही 4,000 से ज्यादा दुष्कर्म और 6,000 अपहरण के मामले सामने आ चुके हैं। ये आंकड़े ऐसे हैं जो हमारे आप जैसे शख्स को सहमा सकते हैं। मसलन 1 जनवरी 2020 से लेकर 31 जनवरी 2020 तक, यानी कि 12 महीने में 4532 महिलाएं और बालिकाओं के साथ दुष्कर्म हुआ। यदि प्रतिदिन के हिसाब से आंकड़े देखें तो 13 रेप की घटनाएं रोजाना घटित हुई। वहीं एक साल में 6949 अपहरण के मामले भी दर्ज हुए हैं। ये यूं कहें कि रोजाना औसत 20 महिलाओं का अपहरण एमपी में हुआ है। शर्मनाक बात यह है कि अब मध्य प्रदेश में भी लड़कियां और महिलाएं अपहरण की शिकार हो रही हैं। एमपी में शादी के लिए 1600 से ज्यादा लड़कियों, महिलाओं के अपहरण और ब्लैकमेल के मामले सामने आए हैं और इस मामले में भी एमपी देश में चौथे स्थान पर है। मध्य प्रदेश में वर्ष 2019 में 1600 से ज्यादा मामले शादी के लिए अपहरण और ब्लैकमेल किए जाने के दर्ज किए गए। उत्तर प्रदेश, बिहार, असम के बाद इन अपराधों में भी हमारा स्थान आ रहा है। वर्ष 2019 के नेशनल रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी के द्वारा जारी किए आंकड़ों का विश्लेषण अगर करें तो जो बात सामने आई है वो डराती है, परेशान करती है, क्योंकि इस मामले में भी एनसीआरबी की जो रिपोर्ट आई है उस मामले में भी हम चौथे नंबर पर हैं। अब आप अंदाजा लगाइए कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, कहाँ गया ये श्लोक जो हमारे शास्त्रों में, हमारे वेदों पुराणों में हमें बचपन से पढ़ाया जा रहा है, सिखाया जा रहा है। आप भी अगर स्कूल गए हैं और स्कूलों में हमने पढ़ा है तो इन तमाम चीज़ों को हम पढ़े हैं, सुने हैं, लेकिन अब वो कहाँ गई वो सारी बातें जो आपको सिखाई गई, जो हमें सिखाई गई? ये आंकड़े डराते हैं, परेशान करते हैं, लेकिन इस मामले में अब जो सियासत हो रही है वो हर बार होती है और इस बार भी हो रही है। कोई नई बात नहीं है, इसके पीछे कोई कुछ नहीं कर पा रहा है, ये भी सत्य है। लेकिन सियासत किस तरह से हो रही है, क्या बयानबाजियां हो रही हैं, वो आप सुनिए। देखिए, जब मध्य प्रदेश में शिवराज जी की सरकार आती है तब मध्य प्रदेश महिला उत्पीड़न, छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार और दुष्कर्म में नंबर 1 बन जाता है। पिछले 15 साल का भी अगर इनका हिसाब लिया जाए तो लगातार 7 साल तक मध्य प्रदेश शिवराज शासन के अंदर एनसीआरबी की रिपोर्ट के अंतर्गत नंबर 1 था, छोटी बच्चियों के साथ दुष्कर्म और महिला उत्पीड़न में। मैं शिवराज जी से कहना चाहता हूं कि आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाते हैं, दिन रात मामा बनते हैं, भांजियों की बात करते हैं, अरे उनकी सुरक्षा की भी तो बात कीजिए।
उनके संरक्षण की भी तो बात कीजिए। कोई अपराधी इस हिंदुस्तान के अंदर, इस मध्य प्रदेश के अंदर छोटी बच्ची के ऊपर आंख ना उठा सके, महिलाओं पर कोई अपराध करने की हिम्मत ना कर सके, ऐसा शासन बनाइए। 2019 में हमारी सरकार जो थी, हमने उत्पीड़न में कम किया था। आपने देखा होगा अपराधों में कमी आई थी और हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सिलसिलेवार आपको आंकड़े दिए थे कि मध्य प्रदेश में जो एनसीआरबी की रिपोर्ट माननीय कमलनाथ जी के समय आई थी, उसमें अपराधों में कमी आई थी। देखिए, मध्य प्रदेश में महिला संरक्षण के लिए अनेक प्रकार से के कार्यक्रम मध्य प्रदेश की शिवराज जी की सरकार में, पूर्ववर्ती सरकारों के समय भी हुआ है। मध्य प्रदेश ही वो राज्य है जिसमें बलात्कारी को फांसी की सजा दिए जाने का प्रावधान मध्य प्रदेश के सम्माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने किया। बेटियों की रक्षा के लिए अनेक उन्होंने कार्यक्रम चलाए। बेटी बचाओ अभियान के अंतर्गत उन्होंने कार्यक्रम किए। लेकिन अभी अगर जो आंकड़े हैं, उस आंकड़ों में अगर मध्य प्रदेश में कहीं गड़बड़ हुई है तो उसके भी जो जिम्मेदार है उस पर कार्रवाई होगी और मध्य प्रदेश में अंकुश लगे। अन्य राज्यों में तो शायद कहीं हो सकता है कि कहीं इन आंकड़ों को छुपाया और एक तरफ किया जाता हो, लेकिन मध्य प्रदेश में खुले रूप से जो भी शिकायत करता है उसकी शिकायत लिखी जानी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा उसमें प्राथमिकी दर्ज कराने में कोई विलंब नहीं होना चाहिए और जो जिनके साथ अपराध घटित हुआ है उनको न्याय मिले, इसके लिए सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये आंकड़े निश्चित रूप से हम लोगों के लिए चिंतनीय है, लेकिन मध्य प्रदेश के संवेदनशील मुख्यमंत्री इस पर भी विचार करके और निश्चित रूप से सख्त कदम उठाएंगे और मध्य प्रदेश में बच्चियों के लिए जो राहत का प्रदेश है वैसा वातावरण बनाने का प्रयास करेंगे। तो महिला अपराधों को लेकर संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साहब लगातार प्रयासरत हैं। मध्य प्रदेश ही वो राज्य है जहां सबसे पहले फांसी का कानून बना, लेकिन बावजूद उसके आखिर क्यों कंट्रोल नहीं हो रहे महिलाओं के साथ घट रही घटनाएं। हमने देखा कि किस तरह से लॉकडाउन के पहले किस तरह के आंकड़े सामने आ और लॉकडाउन के तहत भी जो पुलिस के आंकड़े बताते हैं वो भी चिंताजनक है। और चलिए हम अब चर्चा की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साथ हमारे ब्यूरो हेड ब्रिजेश चौकसे जी इस वक्त नेक्स्ट स्टूडियो से जुड़े हुए हैं और इसी के साथ आज हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं, पूर्व आईपीएस जी.के. पाठक जी हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। हिमांशु शुक्ला जी एडवोकेट हैं, हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर बने हुए हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। जी.के. पाठक जी, हिमांशु जी, धन्यवाद जी आप हमारे साथ बने रहिए। सबसे पहला मैं कमेंट ब्रिजेश जी से लेना चाहूंगी। ब्रिजेश जी, आप कैसे देखते हैं मध्य प्रदेश में जो महिला अपराध से जुड़े हुए जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, बताया जा रहा है चौथे नंबर पर मध्य प्रदेश महिला अपराध के मामले में, आखिर क्यों हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं? कहाँ चूक हो रही है, कहाँ हम छोड़ दे रहे हैं उन चीजों को जो महिला अपराध को कंट्रोल कर सकते हैं? ब्रिजेश जी। देखिए पारुल, मध्य प्रदेश में हम कह रहे हैं कि अपराध ज़्यादा हो रहे हैं। उसमें यदि हम पुलिस की बात करें तो पुलिस तर्क देती है कि यहाँ पे एफआईआर आसानी से हो जाती है। इसमें बहुत कुछ हद तक सही बात है। अन्य राज्यों की अपेक्षा मध्य प्रदेश में अपराध कायमी आसानी से हो जाती है, लेकिन अपराध बढ़ रहे हैं, ये चिंताजनक बात है। इनको कम होना चाहिए, भले ही आसानी से दर्ज हो रही हो एफआईआर। इसका एक मतलब ये भी आता है कि अन्य राज्यों में दर्ज नहीं हो रही, वो एक अलग बात है, लेकिन अपराध क्यों हो रहा है खासकर महिलाओं पर? तो हम देखते हैं कि 31% जो मामले हैं ऐसे आते हैं सामने कि महिलाओं के साथ जो अपराध हो रहे हैं वो परिवार, पति, रिश्तेदारों द्वारा किए जा रहे हैं, यानी अपने ही लोगों द्वारा किए जा रहे हैं, घर में ही असुरक्षित हैं। इसके लिए सबसे बड़ी वजह एक है कि लोगों में जागरूकता की कमी है। हमें इसको एजुकेशन सिस्टम में लाना चाहिए कि हम लड़कियों को ये बताएं कि गुड टच बैड टच क्या है, लड़कियों के साथ साथ लड़कों को भी बताएं कि ये आप अपराध करते हो, ये गुड टच बैड टच। तो एक शिक्षा पद्धति में आपको इसको लाना पड़ेगा कि लोगों में जागरूकता लाए, खासकर महिलाओं में और युवाओं में भी, और परिवार में ऐसे संस्कार देने की शुरुआत करें कि आपको किस तरह से वो सम्मान करना है, नारी का सम्मान करना है, महिला का सम्मान करना और लड़कियों का सम्मान करना। तो ये एजुकेशन सिस्टम में इसमें लाना चाहिए, सुधार करना चाहिए, जन जागरूकता अभियान चलाना चाहिए। सख्त कानून तो जैसे बनी रहे, लेकिन वो सख्त कानून बनने के साथ साथ ये भी देखना पड़ेगा कि इन मामलों में सजा का स्तर कैसा है। आपने एफआईआर कर ली, कोर्ट में चालान पेश कर दिया, लेकिन कितने लोग छूट गए? जब तक आप सजा नहीं दिला पाओगे, सख्त सजा नहीं दिला पाओगे, तब तक कानून का भय पैदा नहीं हो सकता, भले ही आप कहते रहो। तो भय पैदा करने के लिए आपको सजा दिलाना पड़ेगी। हम कहते हैं कि मध्य प्रदेश में फांसी की सजा का प्रावधान है, तो आप देखिए आंकड़े बताते हैं 27 लोगों को फांसी हुई है, सजा हुई, लेकिन फांसी के तख्ते पे अब तक नहीं लटका एक भी, सब जेल में है। तो जब तक फांसी की सजा के प्रावधान में इससे जो ढालमेल है या जिस तरह से उसको बचने के रास्ते हैं, उनको भी कहीं ना कहीं उसको भी समय सीमा में बांधना पड़ेगा। हमने निर्भया केस में भी देखा था सर, एंड मोमेंट पर भी कितने प्रयास हुए थे
जिनको फांसी हो चुकी थी उनकी तरफ से दया याचिका पर बात करना, वो डिले होता जा रहा था, डिले हो जाता तो उसको एक समय सीमा में बांधना पड़ेगा आपको। जिस तरह से फास्ट ट्रैक कोर्ट आप लाए हो, लेकिन उसमें भी एक समय सीमा निर्धारित करना पड़ेगी इतने दिन में, जैसे कि है वैसे भी कि चालान आपको कितने दिनों में पेश करना है। लेकिन फिर भी बावजूद हम देखते हैं कि वो समय सीमा में और एविडेंस की जो कलेक्शन करने की आपकी प्रवृत्ति है उसको इतने सख्त तरीके से जांच होना चाहिए, इतनी बारीकी से जांच होनी चाहिए कि जो इन्वेस्टिगेशन में भी लापरवाही न बरते। इसके लिए अधिकारियों कर्मचारियों को जो इन मामलों की जांच करते हैं उनको प्रशिक्षित करने की जरूरत है, बहुत तरह की जरूरत है। और जो पीड़िता है वो पीड़िता के साथ कैसा व्यवहार होता है इसमें भी सुधार की जरूरत है। तो ये तमाम तरह की चीजें करेंगे तब जाके हम लगता है कि अपराधों पर अंकुश लगा पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। हम जीके पाठक जी की तरफ चलते हैं। जीके पाठक जी, आप कैसे देखते हैं जो आंकड़े सामने आ रहे हैं और ये भी कहा जा रहा है कि कोरोना काल में भी बहुत ज्यादा स्थिति अच्छी नहीं थी, आप कैसे देखते हैं, आखिर कहाँ हम छूट रहे हैं, कहाँ चूक हो रही है? पाठक जी। ये ऐसा है कि जो महिला अपराध की अगर आप बात करते हैं या किसी भी अपराध की, में विशेष रूप से आज का विषय है, एक तो आप आंकड़े पे बिल्कुल मत जाइए। अब आप, जब मैं कहूंगा कि आंकड़े पे मत जाइए तो आपको लगेगा कि मैं बहुत कुछ गलत कर रहा हूँ। आंकड़े जो हैं वो पॉलिटिशियन के यूज के लिए रहते हैं कि भाई उनके पीरियड में बढ़ गए, हमारे पीरियड में घट गए, ऐसा नहीं। देखिए, जो डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर है सोसाइटी का, आपने देखा होगा, अभी आज ही की न्यूज में था कि मुरैना में कई जो है वो लड़कियों को 1.5 लाख में खरीद के शादी के लिए लाया गया। और जब हमारा डेमोग्राफिक डिस्क्रिमिनेशन रहता है, यानी कि जनगणना का अनुपात महिला पुरुष का सही नहीं रहता है, वो भी अपराध का एक कारण बनता है। आपने देखा होगा कि हरियाणा में एक दफे बिल्कुल इतनी ज्यादा लड़कियों की सेलिंग में खरीद फरोख्त हो गई थी, बिहार से, पूर्वी उत्तर प्रदेश से या कई नॉर्थ ईस्ट से। तो इसी प्रकार मैं आपको एक तो अनुभव की एक चीज बता रहा हूँ कि ट्राइबल एरिया में बहुत सी लोग जब ऑफ सीजन में गुजरात या कहीं भी मजदूरी करने चले जाते हैं, जब वो बच्चियां लौट के आती हैं, उनका कईयों का मिसिंग पर्सन दायर होता है, वो बच्चियां लौट 13-14 साल की बच्चियां जो लौट के आती हैं, कई तो वो रिपोर्ट करती हैं कि शायद हमारे साथ ऐसा हुआ, या फिर दूसरा कई लौट के ही नहीं आती, वो भाग के कहीं और शादी कर, कहीं मिली ही नहीं। अभी आप रिकॉर्ड देखिएगा ट्राइबल एरिया का। तो बेसिकली है क्या कि हमको सोशल स्ट्रक्चर को और डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर को ठीक करना पड़ेगा, नंबर 1 बात। दूसरी बात जो है अनुसंधान की और रिपोर्टिंग की, जैसे ये तय होता है कि भाई हमारे वहाँ 100% ओपन रिपोर्टिंग करते हैं, ठीक है, आप 100% रिपोर्टिंग करते हो। मुझे लगता है कि समाज में जो जो जागरूकता बढ़ेगी, इसका रजिस्ट्रेशन और बढ़ेगा। देखिए, और एक आप ये विगत 10-12 साल का अंतराल देखेंगे, इसमें बहुत बड़ी संख्या में ये जो सोशल मीडिया है, ये जो फेसबुक है, व्हाट्सएप है या ईमेल है, इससे भी क्राइम का रेशियो बढ़ा है जी। तो जो सामाजिक परिस्थितियां बदलती हैं, डेमोग्राफिक चेंजेस जो हो रहे हैं, और एक ब्रजेश जी ने एक बात कही थी एजुकेशन की, कि बहुत से एरियाज हैं अभी भी हमारे ट्राइबल बेल्ट है जिनमें हम एजुकेशन दे ही नहीं पा रहे, बच्चियों नहीं दे पा, वो लेबर करने जाती हैं, लेबर करती हैं, उनको बहुत कॉन्सेप्ट नहीं है। मुझे अभी याद है, एक बार मैंने एक डिस्ट्रिक्ट में वो बच्ची 13-14 साल की शादी करके आ गई, तो उस पर केस बनता था, लड़के को गिरफ्तार किया, उसको डीएनए कराया, सब कुछ किया। वो लड़की से हमने पूछा तो भाई तुमने इतने कम उम्र में क्यों शादी की, तो अपराध है क्योंकि केस रजिस्टर था। तो कहती है कि मेरी मम्मी ने भी इतने में की थी, इसलिए मैंने कर ली। तो उस समय वो कानून परिवर्तन में नहीं रहा होगा। तो बेसिकली मेरा कहना ये है कि हम ग्रामीण एजुकेशन को बढ़ाएं, और जो पढ़े लिखे लोग हैं उनमें भी ये अपराध बहुत हो रहा है, कई कुछ रिपोर्ट होता, कुछ नहीं होता, उसको भी हमको कई ऐसे, यानी कुल मिलाकर जीके पाठक जी, आपका जोर ये है कि जो ट्राइबल एरियाज हैं, जो खासतौर पर ग्रामीण अंचल हैं, जहां महिलाओं की, बच्चियों की पढ़ाई पर ज्यादा फोकस करना चाहिए, उन पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। और आपने कहा कि क्योंकि सोशल मीडिया से हम ज्यादा जुड़ गए हैं, तो वहां से भी कहीं ना कहीं अब ये क्राइम कूद कर सामने आ रहा है। एक कॉमेंट हम हिमांशु जी से भी लेंगे। हिमांशु जी, आपका क्या कहना है इस पर? आप अधिवक्ता हैं और कैसे देखते हैं इस टॉपिक को? जी, मैं तो ऐसा देखता हूँ कि मैं तो एक बात से जीके पाठक जी की डिसएग्री करता हूँ कि जो डेटा है उसको भी ध्यान में देना जरूरी है।
जो एनसीआरबी रिपोर्ट कहती है कि 7.6% सिर्फ मध्य प्रदेश में क्राइम अगेंस्ट वुमेन बढ़ा है कोरोना काल में। तो इस डेटा को भी कर्व करना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो बनाया गया है, वो इसीलिए बनाया गया है कि क्राइम को कम किया जा सके। सेकेंडली, आईपीसीयू में जो प्रावधान किए गए हैं आफ्टर निर्भया और जो नए एक्ट लाए गए हैं पोक्सो डोमेस्टिक वायलेंस में जो प्रावधान किए हैं, जो जितने भी नए प्रावधान हैं इनकी अवेयरनेस बढ़ानी बहुत जरूरी है। और महिलाओं को, और जितनी महिलाओं को, चाहे वो एडल्ट हो चाहे वो माइनर हो, उनको एजुकेशन देने की बहुत जरूरत है। उनको ये बताने की जरूरत है कि शर्माने की जरूरत नहीं है, आप बेफिक्र होकर एजेंसीज में जाइए, आपको पूरी सहायता मिलेगी। तीसरी, हमें जो कहते हैं फास्ट ट्रैक कोर्ट, जो फास्ट ट्रैक कोर्ट, मैं बोल रहा हूँ, मैं एडवोकेसी में हूँ, मैं तो इसी फील्ड में हूँ। फास्ट ट्रैक कोर्ट के नाम पे जो छलावा किया जा रहा है वो फास्ट ट्रैक कोर्ट नहीं है। फास्ट ट्रैक कोर्ट नॉर्मल कोर्ट की तरह काम करता है। जो बात करते हैं हम लोग ये टाइम बाउंड जस्टिस होता है, वो नहीं हो रहा है। वो टाइम बाउंड जस्टिस होना भी ये जरूरी जो है। आंकड़े आ रहे हैं तो बताते हैं कि ना फास्ट ट्रैक कोर्ट कुछ कर पा रहा है, ना फांसी की सजा का कोई डर पैदा कर पा रही है। क्योंकि अभी ब्रिजेश सर भी कह रहे थे कि 27 लोग हैं लेकिन अभी तक लटका कौन फांसी के फंदे पर। ये तमाम सवाल है ब्रिजेश जी। देखिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट जो है, फास्ट ट्रैक कोर्ट सिर्फ एक पेपर पे है। फास्ट ट्रैक कोर्ट रियल फास्ट ट्रैक कोर्ट नहीं है। और दूसरी बात, हमें महिला कोर्ट बनाने की जरूरत ज्यादा है इस समय, क्योंकि महिला जो होती है वो महिला और उसके बाद भी और माफी चाहूंगी, लेकिन जज की कुर्सी पर बैठने वाले जो हमारे सम्माननीय हमारे जो जजेस हैं, अगर उनकी तरफ से भी कुछ ऐसे कमेंट्स आते हैं तो देखिए, महाराष्ट्र के एक बच्ची ने तो आवाज उठाई थी। ब्रिजेश सर और हम डिस्कस भी कर रहे थे इससे पहले। ब्रिजेश सर, हाँ, महाराष्ट्र में जिस तरह से एक महिला जज ने 2 मामलों में कमेंट्स दिए, फैसले दिए हैं, उस पर एक बच्ची ने सवाल उठाए हैं और सुप्रीम कोर्ट को लिखा है। तो आपको हिमांशु जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अपराध बढ़ रहे हैं, आंकड़े, यदि हम पाठक जी की बात से सहमत हो, कुछ जागरूकता आएगी तो अपराध बढ़ेंगे, हम उसको एक साइड कर देते हैं। हम इस पे बात करते हैं कि अपराध बढ़ रहे हैं, इसके बाद भी अपराधियों में भय क्यों नहीं? क्या आपको कहीं ये लगता है कि इन मामलों में सजा नहीं दिलवा पा रही है? तो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी फ्लॉप है या सरकार जो कानून ला रही है? कानून लाना एक अलग बात है, कानून ले आए, सख्त कानून, सरकार कानून ही ला सकती है ना। तो फिर कौन जिम्मेदार है इसमें? इन्वेस्टिगेशन करने वाले, या कहीं कोर्ट में होता है, या पीड़िता को न्याय नहीं दिला पा रहे हैं हम सही तरीके से, या पुलिस विवेचना सही तरीके से नहीं कर रही है? आप कैसे देखते हैं इसको? हिमांशु जी जल्दी से। देखिए, ऐसा क्या, पुलिस सिस्टम हमारे यहाँ लूपहोल सिस्टम में है, जो सीआरपीसी और लूपहोल सिस्टम में है उसका अपराधी फायदा उठा ले जाते हैं। और वकील भी ऐसे हैं हमारे यहाँ, जो आप देखा होगा निर्भया केस में AK सिंह माननी, मैं उनका नाम ले रहा हूँ, क्षमा कीजिएगा, पर उन्होंने जैसे लास्ट तक ट्राई किया, राष्ट्रपति के महोदय के पास तक गए हैं वो, और रात को 3 बजे भी सुप्रीम कोर्ट खुला है। तो ये आप क्या मैसेज देना चाहते हैं कि 3 बजे सुप्रीम कोर्ट जो फैक्ट हो चुका है, जो एस्टेब्लिश है कि उन्होंने अपराध किया था, उनको फांसी सजा मिल गई, इसके बावजूद भी रात को 3 बजे सुप्रीम कोर्ट खुलता है उनकी फांसी की सुनवाई को रोकने के लिए, बताइए। और फास्ट ट्रैक कोर्ट जो है, ये सब छलावा है। मैं तो कह रहा हूँ कि ये इम्प्लीमेंटेशन हो ही नहीं रहा है। दूसरा क्या है कि जब सजा हो जाती है उसके बाद सजा का इम्प्लीमेंटेशन में जो टाइम जाता है, इससे अपराधियों को बड़ा मौका मिलता है। इसमें अपराधी इसमें जो कहते हैं कि चलो हम तो छूट जाएंगे या कुछ तो डिले हो जाएगा हमारा, तो इसमें जो ट्रायल है वो डिले, जो ट्रायल में जो डिले होता है, कोर्ट बोलता है कि हमारे पास प्रेशर इतना ज्यादा है। तो इसके लिए तरीका यही है कि एक महिला अपराधों के लिए एक अलग से एक कोर्ट बनाया जाए, महिला कोर्ट्स, जो इनकी तुरंत त्वरित कार्रवाई करें। अब मैं अपने फ्रेंड से बात कर रहा था चाइना में, जब वो एडवोकेट है चाइना में, इन मामलों की सुनवाई चाइना 20 डेज में करता है एग्जीक्यूशन फ्रॉम द डेट ऑफ फ्रॉम द क्राइम। ये ब्रजेश जी, हमने बार-बार सुना है, हिमांशु जी, हमने बार-बार ये सुना है कि दूसरी कंट्रीज में जो लॉ है वो इतने स्ट्रिक्ट हैं कि हम देखते हैं कि उनको देखकर अगर हम सीखें, लेकिन हालांकि फिर हमारे मानव अधिकार आयोग भी है। ब्रजेश जी जल्दी से, जी के पाठक जी से भी हम एक सवाल ले लेंगे। देखिए पारुल जी, सख्त कानून बनाना सरकार का काम है, उसके साथ साथ जिम्मेदारी उसकी भी बनती है कि उसका क्रियान्वयन किस तरीके से हो। तो मुझे लगता है कि किसी एक स्तर पर कोई काम नहीं कर सकते। आपने कानून बना के छोड़ दिया तो कोई सजा, आपने फांसी की सजा का प्रावधान लिया है तो उससे अपराध कम नहीं हो रहा, हम देख रहे हैं बढ़ रहे हैं। तो आपको संयुक्त प्रयास करना पड़ेंगे, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में सुधार करना पड़ेगा, कोर्ट में सजा के जल्दी दिलाना पड़ेगी, आपको वहाँ पे सुविधाएं देना पड़ेगी, स्टाफ देना पड़ेगा, अलग महिला कोर्ट बनाना पड़ेगी। जब तक इसका क्रियान्वयन तेजी से नहीं होगा, अपराधी को सजा में तेजी से, तब तक अपराधी में भय नहीं होने वाला। वो उसको मालूम है कि वो बच जाएगा। कानून में जो लूप होल हैं वो खत्म करना पड़ेंगे, आपको सख्त और जल्दी से जल्दी न्याय दिलाना पड़ेगा, तब कहीं जाकर ये अपराध कम होना शुरू होंगे।
जी के पाठक जी, आपकी क्या राय है इस पूरे मामले में, हम लोग जब चर्चा कर रहे हैं तो? देखिए, ऐसा है कि जो क्राइम होता है हमारी डेमोक्रेटिक कंट्रीज में, क्राइम के सजा दिलाने तक के बहुत से चैनल होते हैं। जैसे अभी ब्रजेश बता रहे थे कि आपकी एफआईआर होगी, एफआईआर के बाद आपके कानून बहुत अच्छा बन गया, तत्काल 24 घंटे के अंदर 164 में पीड़िता का बयान होता है। 164 के अनुसार जो पीड़िता होती है उसका डॉक्टर स्पेशल मेडिकल एग्जामिनेशन करता है, आरोपी का भी स्पेशल एग्जामिनेशन होता है। बहुत से साक्ष्य जुटाने के तरीके वैज्ञानिक बनाए गए और आने वाले समय में आपको बता रहा हूँ, ये फोन जो आपके हाथ में है उसी फोन के रिकॉर्डिंग, फोटो और सारी चीजें अभी सुप्रीम कोर्ट इस पर काम कर रहा है और दिल्ली पुलिस को काम दिया गया, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट को दिया गया है। ये ऑटोमेटिक आपका फर्स्ट विजिटर के सारे डॉक्यूमेंट को साक्ष्य माना जाएगा, तो बहुत फर्क पड़ेगा साक्ष्य में। लेकिन होता क्या है, जब कोर्ट में केस जाता है तो निश्चित रूप से, ये पहले आपने चर्चा भी की, तो हमारी प्रक्रिया इतनी जटिल है और यद्यपि काफी चीज जटिलताएं समाप्त की हैं, उसके बावजूद देखो, जब महिला ये जो क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट आया 2013 में निर्भया के बाद, उसमें काफी संशोधन हुए और काफी कठोर कानून बनने के बाद भी हम क्राइम को कम नहीं कर पा रहे हैं, कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। तो इसका एक सबसे बड़ा कारण ये भी है कि जो कॉस्मोपॉलिटन पब्लिक है, जो लोग हैं, और उसमें 35 to 40% पड़ोसी, आपके घर के लोग, ये डोमेस्टिक वायलेंस, महिलाओं से संबंधित अपराधों में सबसे ज्यादा नंबर आता है डोमेस्टिक वायलेंस का। अच्छा, एक चीज मतलब ये और भी एक चीज होता है कि जब ये जो क्या कहते हैं, जो किसी बच्ची के साथ दुष्कर्म होता है, उस दुष्कर्म से पहले हमारी भी बहुत जिम्मेदारी होती है। परिवार ये नहीं देखता है कि मेरी बिटिया कहाँ जा रही है, वो क्या मोबाइल यूज कर रही है, क्या सिस्टम चल रहा है। थोड़ा सा ये एक आपको ऑकवर्ड लगेगा सुनने में, लेकिन फैमिली, पेरेंट्स की और सबकी जिम्मेदारी भी है। पेरेंट्स की जिम्मेदारी लड़की को देखने की भी, लड़की की भी है। अगर उनका लड़का आवारागर्दी कर रहा है, उनका लड़का सही स्थिति में नहीं चल रहा है, तो उस पर भी मॉनिटरिंग होनी चाहिए। भाई की जिम्मेदारी है, पेरेंट्स की जिम्मेदारी है। लेकिन जैसे कि पाठक सर, आप इससे पहले भी चर्चा कर रहे थे कि इस तरह के आंकड़े जो निकल कर सामने आ रहे हैं वो ऐसी जगहों से निकल कर आ रहे हैं जो ट्राइबल एरियाज है, खासतौर पर उन फैमिलीज से जो कहीं ना कहीं श्रम से जुड़े हुए हैं। आपने भी बताया कि दूसरे स्टेट में जाते हैं, पता चलता है कि वहां से या तो बच्ची गायब हो गई या आई तो शादी करके आई। वो भी आपके दौरान का भी आपने एक जिक्र किया कि छोटी बच्ची वो बताती है कि उसकी माँ भी उस शादी के समय पर शामिल थी। ब्रजेश जी, अब सवाल ये कि हमने उत्तर प्रदेश की भी घटना देखी जहां पर डेड बॉडी को जला दिया जाता है, हाथरस का मैं जिक्र कर रही हूँ। मध्य प्रदेश में भी इस तरह की एक घटना सामने आई। सवाल ये कि हम फिर वही सवाल आता है कि सब चीजें हैं, हम सब जानते हैं, सोसाइटी, समाज, सोशल मीडिया, लेकिन बावजूद उसके आखिर वो कौन सी चीज है जो इन तमाम चीजों को रोकने के पीछे भी आप नहीं कर पा रहे? आपको पता है कि आपको क्या करना है, लेकिन फिर भी नहीं हो पा रहा है। बिल्कुल, उसमें सबसे बड़ी वजह तो यही है कि एक तो एजुकेशन नहीं है, लोगों को पता ही नहीं है कि कई अपराध ऐसे हो जाते हैं जो पास्को एक्ट लाए हैं, कई अपराध हैं इसमें। जिस महिला जज की बात कर रहे थे, हमने जो फैसले दिए, उनने लूप होल देखे उसमें और फैसला दे दिया। लेकिन किस तरह हास्यास्पद तरीके से फैसला दिया गया है। आप ये देखिए कि क्या लूप होल के फायदे उठा रहे हैं अपराधी, तो आप उनको, जो लूप होल हैं उनको खत्म कीजिए, स्पष्ट निर्देश दीजिए। कानून बना रहे हो उस पर पूरा स्पष्टीकरण होना चाहिए कि ये चीज़ें हैं, चाहे वो उसको पूरा विवेचना में लिया जाए या उसमें लिया जाए। जज को भी पूरा स्पष्टीकरण होना चाहिए कि वो जो फैसले दे रहे हैं, जैसे हम गंभीर मामलों के फैसले देंगे, सजा देंगे, सजा का प्रावधान प्रचारित होना चाहिए। जैसे हमने जिस तरह से प्रचार हुआ उसका हाथरस वाले मामले का, उसका एक पहलू प्रचारित हुआ। लेकिन यदि निर्भया वाले कांड में हम देखें तो जो सजा में देरी हुई है उससे भी अपराधियों में वो लगा है कि हम बच सकते हैं। हम जब तो जेल में ही जी ली, जेल में भी जी ली। दूसरा क्या रहता है कि आदमी जो बचने के तरीके हैं वो जो अपनाता है, वो बचने के तरीकों को खत्म करना पड़ेगा, बच ना सके। जैसे 20 दिन, हाँ, बचाने वाले कौन होते हैं? हिमांशु जी, हिमांशु जी, वो कौन सी दलीलें, वो कौन से लूप होल्स होते हैं जिन्हें खत्म करना पड़ेगा? आपसे ज्यादा अच्छे से तो और कोई नहीं बता सकता, आप ही लोग तो ढूंढते हैं वो सारी चीजें। एडवोकेट की जिम्मेदारी होती है कि इनके मामलों को कैसे लेके जाते हैं कोर्ट में, और इसमें इन मामलों में सेंसिटिविटी का बढ़ना बहुत जरूरी है। मामलों को हमें बहुत सेंसिटिवली देखना पड़ेगा ऐसे अपराधों को, बिल्कुल बिल्कुल, तो ही कुछ
कुछ हो पाएगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया हिमांशु जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, जेके पाठक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, ब्रजेश जी ने पूरे कार्यक्रम में हमारे साथ चर्चा की। बहुत शुक्रिया ब्रजेश जी। तो महिला अपराध को लेकर हम लगातार चर्चा कर रहे थे, जिसमें अब जो आंकड़े निकलकर सामने आए हैं वो डराते हैं, सहमाते हैं, और खास तौर पर जब मैं खुद महिला हूं तो लगता है कि जिस तरह से महिला अपराध बढ़ रहे हैं कि आने वाले समय में ये और भी कठिन हो जाएगा कि हम घर से बाहर भी निकले या नहीं निकले। हम कहीं निकलते हैं तो क्या हमें डर कर निकलना चाहिए, सोचकर निकलना चाहिए कि हमारे आगे पीछे कौन चल रहा है। ये तमाम चीजें हैं जो आने वाले समय में अगर यही माहौल चला तो हम ये सब सोचते हुए फिर आगे बढ़ेंगे, और ऐसे में जरूरत है कि अभी इन तमाम चीजों को कंट्रोल कर लेना चाहिए, ताकि आने वाली समय में आने वाली पीढ़ी को भी आप एक संदेश दे सकें कि आपके लिए प्रदेश सुरक्षित है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, और खबरों के लिए आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।